मास्टर क्लास इंग्लिश ग्रामर के आज के इस 6th एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के इस माइंड ब्लोइंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर बेसिक टू एडवांस। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी मेरे द्वारा लाए इस मास्टर क्लास की सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। आपके फीडबैक को पाकर, आपके कमेंट्स को पाकर मैं मोटिवेट भी हो रहा हूं कि मुझे और उम्दा और बेस्ट क्लासेस आपके बीच लानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है जो ग्रामर के बुक की बाउंडेशन के बाहर है। ग्रामर की बुक जिसने ग्रामर को बहुत उलझा सा रखा है, उनसे बाहर निकल के लिमिटलेस होकर हम ग्रामर के उन बारीकियों को देख रहे हैं जिनके बगैर इंग्लिश ग्रामर पढ़ना यानी कि बिना पांव के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के जैसा है। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास सेंटेंस एनालिसिस के एक नए एंगल पे डेडिकेट की जाएगी और आज की इस क्लास में आप सब बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास आपको ये यूट्यूब चैनल याद ना रहे, आपको ये टीचर याद रहे ना रहे, लेकिन ये क्लास हमेशा याद रहेगी, इसकी मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे। तो आइए आज के इस अद्भुत क्लास की, इस बेस्ट क्लास की हम शुरुआत करते हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्लीज अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप सच में कुछ सीख रहे हैं, तो अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताएं, हमें मोटिवेट करने की कोशिश करें। हम आपके इस मोटिवेशन से नए क्लासेस लाने के लिए और उत्सुक होते हैं, क्योंकि जैसा कि लास्ट के 5 लेक्चर्स जो मैंने अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और जिसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके फीडबैक से बहुत अच्छा फील होता है। आप अगर चैनल वॉच कर रहे हैं, सच में कुछ सीख रहे हैं, तो अपनी राय, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। आइए आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपके बीच एक सेंटेंस लेता हूं। मैं एक सेंटेंस लेता हूं कोई सा भी, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस ले लिया, श्याम was writing, क्या लिखवा दें श्याम से? एप्लीकेशन लिखवाते हैं। राइटिंग एन एप्लीकेशन। सेंटेंस तो मैंने एक लिखी है, पर मैं आपको सिखाऊंगा बहुत कुछ इसमें। कैसे? चेक करते हैं। सबसे पहले की पढ़ी गई क्लास के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर एलिमेंट ऑफ सेंटेंस को फाइंड आउट कर लीजिए। श्याम लिख रहा था एप्लीकेशन। कौन सा काम हुआ? यहां लिखने का काम हुआ, तो इस चीज को आप कहेंगे वर्ब। कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये वर्ब ही आपकी क्या है? मेन वर्ब है, क्योंकि ये ही आपके सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला एक्शन है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाने वाला वर्ब है। अब ये देखिए कि लिखने के इस काम को किया किसने? श्याम ने। कौन लिख रहा था? श्याम लिख रहा था। तो श्याम आपके सेंटेंस में क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और आगे बढ़ते हैं। श्याम अगर लिख रहा था, चूंकि मैंने इसके पहली बार में आपको समझाया था कि आपका जो मेन वर्ब होता है, इससे जब आप क्वेश्चन पूछते हैं क्या, किसे या किसको, तो इससे आने वाला जो आंसर है स्टूडेंट, वो होता है ऑब्जेक्ट। तो श्याम लिख रहा था, क्या लिख रहा था? जाहिर सी बात है, स्पष्ट है कि वो एप्लीकेशन लिख रहा था। तो एप्लीकेशन क्या हुई? ये हुई हमारे लिए ऑब्जेक्ट। ये हमने फाइंड आउट किया है अपना एलिमेंट ऑफ सेंटेंस।
वाज को, जैसा कि जानकारी आपकी पहले से है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है। अब हम इसमें कुछ और चीजें ढूंढने की कोशिश करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। श्याम है तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के लोकेशन पे, पर स्टूडेंट अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या श्याम किसी का नाम नहीं है? बिल्कुल सर, श्याम तो किसी का नाम है। अगर ये किसी का नाम है तो क्या मैं इसे कह सकता हूं? क्या कहूंगा मैं इसे? अगर ये किसी का नाम है तो नाम है तो ये चीज हमारे लिए क्या हुई? नाउन हुई। क्योंकि ये जो नाउन है उसने एक बार हमसे कहा था कि कभी मेरी उत्पत्ति के बारे में ध्यान देना। नाउन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नोमेन वर्ड से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेम, यानी कि नाम। अब वो नाम किसी भी चीज का हो, वो नाम किसी लिविंग का हो या नॉन लिविंग का हो, सजीव का हो या निर्जीव का हो, किसी व्यक्ति का हो या किसी जगह का हो, किसी सब्जेक्ट का हो या किसी मूवी का हो, किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। तो श्याम तो एक इंसान का नाम है, तो ये नाउन होगा। चलो, श्याम को आपने नाउन बताया। फिर मैंने आपसे ये कहा कि स्टूडेंट मैं एक काम करता हूं, इस नाउन को मैं कुछ डिपार्टमेंट्स में बांटने की कोशिश करता हूं कि नाउन जितने भी होते हैं वो मैं आपको ये समझाऊंगा कि जितने भी नाउन होते हैं उसे मैंने रखा है दो पार्ट में। पार्ट 1 का नाम मैंने रखा काउंटेबल, जिसकी गिनती की जा सकती हो। पार्ट 2 में रखा अनकाउंटेबल, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती हो, विच कैन बी काउंटेड एंड विच कैन नॉट बी काउंटेड। उसके बाद हमने एक और क्लासिफिकेशन बना ली इनसे, और क्लासिफिकेशन क्या बनाई कि काउंटेबल नाउन जिसको आप गिन सकते हैं, अगर आप उसे गिनने जाएं तो आप ये पाएंगे कि दो तरह की घटनाएं घटी। जिससे गिनने गए या तो वो संख्या में एक थी, यानी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, या वो संख्या में एक से ज्यादा थी। अब वो 2 हो सकती है, 200 हो सकती है, 3 लाख हो सकती है। एक से अधिक हुआ तो उसे हम बोलेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन। याद रखिए, ये प्लूरल नहीं है, ये प्लूरल है, क्योंकि यहां जो यू है वो एल के बाजू में है, इसे प्लूरल पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग इसे प्लूरल पढ़ते हैं, तो गलत नहीं पढ़ना है। थोड़ा जानिए, अच्छा जानिए, सही जानिए। इस आधार पे मैं आपसे अगर पूछूं कि श्याम को आप किस श्रेणी में रखेंगे, तो श्याम एक लड़के का नाम है, लड़के की गिनती हो सकती है, यानी श्याम नाउन में कौन सा नाउन हुआ, तो ये नाउन में श्याम को आपने कह दिया कि सर ये काउंटेबल नाउन से बिलोंग करता है, श्याम काउंटेबल नाउन है। फिर मैंने कहा अगर कोई चीज काउंटेबल है तो वहां दो सिचुएशंस हैं, या तो वो एक होगा या मोर देन वन होगा, या तो वो संख्या में एक होगा या वो एक से ज्यादा होगा। श्याम कहने से किसी एक इंसान का बोध होता है स्टूडेंट, तो आपने यहां कहा कि सर श्याम सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। चलो जी, ये रही श्याम की बात। लेकिन ये बात यही खत्म नहीं होती है स्टूडेंट, थोड़ी सी और जानकारी रखेंगे इसमें हम। और मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप किसी भी चीज को नाउन कहते हैं, अगर आप किसी चीज को नाउन कहते हैं, तो नाउन से जुड़ी 3 बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। नाउन से जुड़ी 3 बातें ध्यान में रखनी होंगी आपको। वो कौन सी बातें हैं?
पहला, अगर वो नाउन है तो उसकी केस स्टडी करनी होगी आपको। अगर वो नाउन है तो फिर आपको उसकी जेंडर की स्टडी करनी होगी, लिंग की स्टडी करनी होगी, कारक और लिंग। अगर वो नाउन है तो आपको उसके नंबर की स्टडी करनी होगी। चौथी चीज भी आप ऐड कर सकते हैं कि सर अगर वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आने वाला वर्ड है तो आप ये कह सकते हैं कि सर फिर हमें उसके पर्सन की भी स्टडी करनी होगी। आइए हम इन चारों चीजों की स्टडी करते हैं ताकि हम अपने इस सेंटेंस पे वापस आ सकें। सबसे पहले हम केस की स्टडी शुरू करते हैं। चलो फिर केस की स्टडी शुरू करें करें ओके। केस यानी कि कारक। अगर कोई चीज नाउन है तो उसका संबंध केस से होगा। फिलहाल हम केस के दो रूपों के अध्ययन करेंगे। एक को हमने कहा नॉमिनेटिव केस, और एक को हमने कहा ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। देखिए, ऐसा नाउन जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के लोकेशन पे है वो नॉमिनेटिव केस है। इसे कुछ लोग सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। और वो नाउन जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे है, वर्ब के बाद आया हुआ है, तो उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। यानी वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस और वर्ब से बाद ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस। जो नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे है वो नॉमिनेटिव केस में होगा, और जो नाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे है वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। वेरी गुड। अब देखो, श्याम एक नाउन है। जी हां, ये एक नाउन है। अगर ये नाउन है तो हमें इसकी स्टडी में, इसकी केस स्टडी में हमने ये पाया कि श्याम जो कि एक नाउन है तो ये एक केस भी होगा। और यदि इसके केस की हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं तो हम ये पाएंगे कि ये केस में सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, वो चीज है सर ये। यानी श्याम जो कि हमारे सब्जेक्ट के लोकेशन पे आने वाला नाउन है, इसलिए इसकी केस सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस हुई। ठीक है जी, आगे अब हम बात कर रहे हैं इसके जेंडर की। जेंडर की बात की जाए तो जेंडर के लिए हमने क्या किया है, इंग्लिश के पास 4 जेंडर हैं। कौन कौन से हैं? इंग्लिश के पास है अपना एक मैस्कुलिन जेंडर, पुरुष के लिए इस्तेमाल होने वाला जेंडर। फेमिनिन जेंडर, हर वो वर्ड जो किसी लेडी के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, स्त्री के लिए, फेमिनिन जेंडर। थर्ड होता है कॉमन जेंडर, जिसे कोई पुरुष या कोई स्त्री दोनों अपने लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर, लेडीज भी होती है, जेंट्स भी होता है। स्टूडेंट, लेडीज भी होती है, जेंट्स भी होता है। ऑफिसर, लेडीज भी, जेंट्स भी। टीचर, लेडीज भी, जेंट्स भी। और चौथा होता है न्यूटर जेंडर, जितने भी नॉन लिविंग थिंग है, जितने भी निर्जीव चीजें हैं, वस्तुएं हैं, उन्हें हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। जो स्त्री या पुरुष नहीं है वो न्यूटर जेंडर में होगा। प्लांट न्यूटर जेंडर में होगा। दूसरी भाषाओं में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, निर्जीव चीजों को भी बताया जाता है, पर इंग्लिश ग्रामर ये कहता है जो मैन है वो मैस्कुलिन जेंडर है,
जो वुमन है, गर्ल है, वो फेमिनिन जेंडर है। इन इंसानों के अलावा जितनी चीजें हैं वो सब न्यूट्रल जेंडर है। जो इंसान नहीं है, मानव नहीं है, वो न्यूट्रल जेंडर है। आइए सर, श्याम के पास वापस घूम के आए, श्याम से कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करें। श्याम आखिर में राधा का साथी है। श्याम, आप ये बताएं कि आप कौन से जेंडर हैं, लिंग कौन सी है आपकी। तो श्याम का मतलब कोई बॉय, कोई लड़का, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसकी जेंडर आप बताएंगे कि सर यह एक मैस्कुलिन जेंडर है। श्याम के बारे में मैस्कुलिन जेंडर हुई। अब केस की स्टडी हुई, जेंडर की स्टडी हुई, नंबर की स्टडी कर लेते हैं। नंबर की स्टडी तो बहुत आसान है, यही समझा देता हूं। नंबर आपके दो ही होते हैं, वही पुरानी बात, सिंगुलर नंबर, एक वचन। अपने पिताजी की बहू को जो आप वचन देंगे, बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। संख्या में एक है तो सिंगुलर नंबर, एक से अधिक है तो प्लूरल नंबर। हालांकि हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल में ही पढ़ लिया था इसे। वैसे मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, जो अनकाउंटेबल होता है, उसका नंबर हमेशा रखा जाता है सिंगुलर। जिसकी गिनती नहीं की जा सकती उसका प्लूरल भी नहीं हो सकता, उसे हमेशा सिंगुलर में रखा जाता है। ओके, तो चलो ना नंबर भी पूछ लें श्याम से। श्याम भाई, हम वापस आपके पास आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। हम वापस आपके पास आ रहे हैं। श्याम से पूछा गया कि श्याम अगर तू नाउन है तो जरा ये बता, श्याम तू अगर नाउन है तो जरा ये बताना हमें कि तेरा केस क्या होगा। आइए, श्याम तेरा नंबर क्या है? व्हाट इज योर नंबर? श्याम कहने का मतलब एक आदमी का बोध हुआ, इसलिए आपने कहा कि सर ये एक सिंगुलर नंबर है। क्या रंग मिला श्याम को, वाओ, सिंगुलर नंबर है सर श्याम। अच्छा, श्याम की स्टडी में एक चीज तो बाकी रह गई, पर्सन। पर्सन भी क्लियर कर लो। पर्सन की बात की जाए स्टूडेंट, तो पर्सन हमारे पास होते हैं तीन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है साहब? सर, फर्स्ट पर्सन कहा जाता है आई और वी को। सेकंड पर्सन में अकेले हैं यू, बाकी ही, सी, इट, दे या किसी भी नाउन को हम कहेंगे थर्ड पर्सन। तो इस बात से अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि श्याम जिसकी बात बार बार हो रही थी, ये श्याम जिसकी बात बार बार हो रही थी, ये दरअसल अगर इसके पर्सन की जानकारी आप लेना चाहें, पर्सन की जानकारी आप लेना चाहें तो ये एक नाउन है और इसलिए ये थर्ड पर्सन है। तमाम बातें हुई इसकी। श्याम वॉज राइटिंग एन एप्लीकेशन में श्याम सेंटेंस का एक सब्जेक्ट था। अब जब श्याम की स्टडी की गई तो पाया यह गया कि श्याम एक नाउन है, किसी का नाम है। नाउन में आपने कहा कि सर नाउन शब्द की उत्पत्ति तो नोमेन शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है नेम, यानी कि दुनिया में किसी भी चीज का नाम हो वो नाउन होता है।
अगर कोई भी चीज नाउन है तो उससे जुड़ी है चार चीजें। अगर वो नाउन है तो केस है, नाउन है तो जेंडर है, नाउन है तो नंबर है, नाउन है तो पर्सन है। श्याम की केस स्टडी की गई तो पता चला कि श्याम सब्जेक्ट के लोकेशन पे आने वाला नाउन है, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस या नोमिनेटिव केस कहलाएगा। श्याम के जेंडर की बात की गई तो पता चला कि श्याम पुरुष का नाम है, इसलिए ये मैस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। श्याम के नंबर की बात की गई तो हमें ये पता चला कि सर श्याम मतलब कोई एक आदमी ही हुआ, इसलिए इसका सिंगुलर नंबर डिसाइड कीजिए। श्याम के पर्सन की अगर बात की गई तो श्याम चूंकि एक नाउन था और हर नाउन होता है थर्ड पर्सन, इसलिए श्याम को थर्ड पर्सन कहा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज में आपने ये क्लैरिफाई किया कि सर सब्जेक्ट के लोकेशन पे आने वाले नाउन नॉमिनेटिव केस में होते हैं और ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे आने वाले नाउन ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको एक बार खुद से रिवाइज करने की कोशिश कीजिएगा। हम दूसरे पेज में आते हैं, सेंटेंस सेम होगा, बात आगे की होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेंटेंस सेम होगा। सेंटेंस क्या था? सेंटेंस था श्याम was writing an एप्लीकेशन। इसको थोड़ी जगह दे देते हैं और चलो, जिसमें श्याम को आपने कहा था अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट, और हमने कर ली है इसकी स्टडी पूरी। तो इसके बारे में अभी हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसे लॉक कर लिया। इसके बारे में हम पढ़ चुके अपने लास्ट स्लाइड पे। ओके, प्राप्त सूचना के अनुसार वॉज एक हेल्पिंग वर्ब थी, राइटिंग एक मेन वर्ब है और एन एप्लीकेशन एक ऑब्जेक्ट है। ये हमने अपने लास्ट सेंटेंस में पहले ही आते क्लियर कर लिया था। अब थोड़ा मूव होते हैं आगे की ओर। क्या आप ये मुझसे कह सकते हैं, क्या आप, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप ये कह सकते हैं कि सर यहां एन दिखाई दे रहा है और 2 दिनों से चर्चा में हमने पढ़ा है कि ए एंड द, इनको कहा जाता है आर्टिकल्स। ए एंड द को कहते हैं आर्टिकल्स। ये आर्टिकल्स फर्दर डिवाइड होते हैं 2 पार्ट में, जिसमें पहले को कहा जाता है डेफिनिट आर्टिकल। 10th में और 12th में आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, जरूर आते हैं। तो 10th और 12th के लिए तो मैं इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आर्टिकल्स के ऊपर। ऐसी क्लास होगी जो ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले किसी ने आर्टिकल्स की वैसी क्लास दी होगी यूट्यूब पे। बाद में तो हो सकता है, क्योंकि बाद में तो मेरे ही चैनल को देख के बनाया जा सकता है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसी क्लास में दूं आपको जैसा आपने कभी पहले फील ना किया हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आर्टिकल्स का दूसरा काइंड होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। अब देखिए इनमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग चीजों को समझ लीजिए। डेफिनिट आर्टिकल में आता है द,
और इनडेफिनेट आर्टिकल में आते हैं ए और एन, ए और एन। थोड़ी सी एक जानकारी, बस एक, माफ करना, मैं पूरा डिटेल कर देना चाहता हूं। आर्टिकल्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ दिनों पहले जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा रहा था आपको, जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था वर्ड्स का, तो उसमें एक नई फैमिली हम लोगों ने बनाई थी डिटरमिनर्स की। आर्टिकल्स इसी खानदान का सदस्य है। डिटरमिनर्स होता है आर्टिकल, डिटरमिनर का एक पार्ट है। आप बोल सकते हैं आर्टिकल्स इज अ पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स। आर्टिकल्स डिटरमिनर्स का ही एक पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। अब देखिए, आर्टिकल्स ने वर्षों पहले हमसे क्या कहा? आर्टिकल्स ने कहा था कि सर ए एन और द, ए एन और द, इसके बाद आने वाला शब्द बेशक बिना किसी शक के आप कह सकते हैं कि इसके बाद आने वाला शब्द होता है नाउन, क्योंकि नाउन के लिए ही ये फंक्शन करता है। तो सीधी सी बात है, उस बुनियाद पे आप ये कह सकते हैं कि यहां पर आने वाला जो वर्ड है सर एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन एक नाउन है। एप्लीकेशन एक नाउन है। अब जब नाउन है तो एप्लीकेशन के साथ फटाक से चार चीजें ऐड हो जाएंगी। पहली चीज, नाउन है तो इसका केस होगा। दूसरी चीज, नाउन है तो इसका जेंडर भी होगा। तीसरी चीज, नाउन है तो इसका अपना नंबर होगा। चौथी चीज, अगर ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आने वाला नाउन या प्रोनाउन है तो इसका अपना पर्सन होगा। पीछे में क्या पढ़ा था आपने? केस दो तरह के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट की जगह पे आने वाला नाउन नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आने वाला नाउन ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो उसके आधार पे आप ये कहेंगे कि सर एप्लीकेशन अगर एक नाउन है तो ये नाउन आया है ऑब्जेक्ट की जगह पे, इसलिए हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए हम इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। आइए केस डिसाइड कर लीजिए। केस में क्या केस कहिएगा आप इसे? ऑब्जेक्टिव केस। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, ये मेन वर्ब के बाद आने वाला नाउन है। मेन वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। जेंडर की बात करिए। जेंडर की स्टडी में आप ये कह सकेंगे कि सर एप्लीकेशन ना तो पुरुष के लिए इस्तेमाल हुआ ना स्त्री के लिए इस्तेमाल हुई, ये मनुष्य को रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर ये मनुष्य को रिप्रेजेंट नहीं करता तो ये मैस्कुलिन फेमिनिन तो हो ही नहीं सकता, फिर ये क्या होगा? ये न्यूटर जेंडर होगा। इसे आप कौन से जेंडर में रखोगे? न्यूटर जेंडर में। लो भाई, इसे हमने कर दिया न्यूटर जेंडर। अब नंबर की बात करते हैं। नंबर की बात की जाए स्टूडेंट, तो नंबर तो दो ही है, एक है तो सिंगुलर, एक से अधिक हुआ तो प्लूरल। तो यहाँ एन एप्लीकेशन है, यहां पर एक ही एप्लीकेशन की बात की गई है, इसलिए ये सिंगुलर इन नंबर होगा, सिंगुलर नंबर। अब बात आई पर्सन की। पर्सन कुछ खास तो नहीं, हाँ एक चीज है कि पर्सन में आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, यू को सेकंड पर्सन कहा जाता है, ही सी इट और दे को
थर्ड पर्सन कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास यूज होने वाला एप्लीकेशन न तो आई या वी है कि इसे हम फर्स्ट पर्सन कहें, ना ये यू है कि इसे हम सेकेंड पर्सन कहें। ये तो ही, सी, इट, दे या किसी नाउन को थर्ड पर्सन कहा जाता है उस फैमिली में है। तो आप इसके पर्सन डिसाइड करते समय बोल सकते हैं कि सर ये एक थर्ड पर्सन है। ये एप्लीकेशन की बात है। नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। एप्लीकेशन को गिना जा सकता है कि ये 4 एप्लीकेशन आए, ये 5 एप्लीकेशन आए, तो आप इसे कह सकते हैं कि सर ये काउंटेबल नाउन है, एप्लीकेशन को हम गिन सकते हैं। अब अगर आप किसी चीज को गिन सकते हैं तो वहां दो ही स्थिति है, या तो वो एक होगा या वो एक से अधिक होगा। एप्लीकेशन के केस में क्या है, अगर एप्लीकेशन के केस में देखा जाए तो आप ये महसूस कर रहे हैं कि एक ही एप्लीकेशन है, यानी काइंड्स में क्या हो जाएगा, ये होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यहां आके हमने ऑब्जेक्ट क्लियर कर लिया, हाँ ऑब्जेक्ट की स्टडी हो गई हमारी क्लियर। अब थोड़ी बात होगी मेन वर्ब की, थोड़े अच्छे से बात करेंगे मेन वर्ब की। सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि सर ये जो मेन वर्ब है ये वर्ब 4 के रूप में आया है, आईएनजी लगी है यहां। अब इसी आईएनजी की वजह से आप सभी इसको क्या बोल देंगे, इस आईएनजी की वजह से बोल देंगे ये वर्ब 4 है। ओके, वर्ब 4 को इंग्लिश ग्रामर में नाम मिला है प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसे नाम दिया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो राइटिंग वर्ब 4 है, अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है। ओके, प्रेजेंट की मीनिंग गलत लिख दी यार, इतनी कॉमन मीनिंग कैसे गलत हो गई है, तो प्रेजेंट की मीनिंग गलत हो गई, कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, ये जरूरी नहीं था, मीनिंग गलत हो गई थी। इतनी आसान मीनिंग पे गलती होती है, हाय। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। मेन वर्ब में दो तरह के मेन वर्ब होते हैं। अगर आप अपने मेन वर्ब का क्लासिफिकेशन करेंगे तो मेन वर्ब बटेगा 2 डिपार्टमेंट में। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे आप कहते हैं सकर्मक क्रिया, और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसे आप कहते हैं अकर्मक क्रिया। जरा डिटेल कर दूं इनको। ट्रांजिटिव कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका मेन वर्ब, एम भी लिख देता हूं, अगर मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ रहता हो, अगर मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट का यूज किया जा सकता हो, अगर उस मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अलाउ किया जाता हो, अगर वो मेन वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट रखता हो, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है। पैसिव वॉइस केवल इसी का बनता है। अगर वो मेन वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट अलाउ नहीं करता हो, ऑब्जेक्ट लाने की जरूरत क्या है, ऑब्जेक्ट लाने की जरूरत यह है स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है, ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है, आपकी बात पूरी करता है। तो अगर आपके मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत ही ना पड़े, ऑब्जेक्ट आप यूज ही नहीं कर पाए उसके बाद, जैसे कि मैं कहूं कि वो हंसता है, अब हंसना में वो क्या हंसता है, वो किसे हंसता है, वो किसको हंसता है, वो किसको रोता है, वो किसको सोता है,
हंसना, रोना, सोना, ये ऐसे वर्ब हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट अलाउ नहीं करते क्योंकि इनको जरूरत नहीं पड़ती, सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट हो जाती है। ऐसे वर्ब्स को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब एक बात और है, एक बात और समझना मेरे दोस्त, एक बात समझ लो। समझना ये है कि अगर आपके ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो ये ऑब्जेक्ट हो सकता है एक ही ऑब्जेक्ट आया हो, मेन वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट का रिलेशन हो, तो उस समय वो मेन वर्ब जाना जाएगा मोनो ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से। हो सकता है कि उस एक ही मेन वर्ब के साथ दो दो ऑब्जेक्ट जुड़े हों, फिर वो जाना जाएगा डाई ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से, डबल ऑब्जेक्ट रहेंगे। और यदि दो से ज्यादा हो तो फिर वो जाने जाएंगे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से। यानी मेन वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट रहने पे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक ऑब्जेक्ट रहने पे मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, दो ऑब्जेक्ट रहने पे डाई ट्रांजिटिव वर्ब, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहने पर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। जरा अपने राइटिंग से पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, क्या हाल है मोनो? जरा इससे पूछते हैं इसका क्या हाल है। राइटिंग एक मेन वर्ब है, बिल्कुल है मेन वर्ब, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मेन वर्ब, क्या इस मेन वर्ब के साथ, क्या इस मेन वर्ब के साथ हम कोई ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। इस मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है एप्लीकेशन। अगर इस मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो क्या मैं गलत हूं, क्या मैं ये गलती करूंगा कह के कि इस मेन वर्ब का नाम आज से रहेगा ट्रांजिटिव वर्ब? बिल्कुल, यहां पर जो राइटिंग वर्ड यूज किया गया है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इस वर्ब के बाद आया है ऑब्जेक्ट। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम ये देखेंगे कि इसके बाद कितने ऑब्जेक्ट्स आए हैं। ऑब्जेक्ट आया है इसीलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कितने ऑब्जेक्ट्स आए हैं? तो सर एक ऑब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन, तो इसलिए सर आप इसको मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहिएगा तो हमारे दिल को बहुत सुकून मिलेगा, सुकून मिला। ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। लो जी, इतनी सारी चीजें एक ही सेंटेंस के अंदर निकाली गई। पहले आपने केवल सब्जेक्ट को ज्यादा एक्सप्लेन किया, इन चीजों को आपने छोड़ दिया था। अब आप इन चीजों के बारे में भी जानते हैं कि सर अभी जो राइटिंग मेन वर्ब यूज किया था ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट देख के हमने डिसाइड कर लिया था कि ये राइटिंग मेन वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि सर इसके बाद में एक ही ऑब्जेक्ट था, ये एन एप्लीकेशन। बात ये एन मीन्स एक होता है, इसको लेके मैं नहीं बोल रहा हूं एक एप्लीकेशन। एन एप्लीकेशन एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए आपने कह दिया इसे कि सर ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इनके बारे में भी, एप्लीकेशन को लेकर के भी ये सारी बातें हो गई हमारी। इतना सारा कुछ हमने एक सेंटेंस के अंदर निकाला, पर एक आदमी और बैठा है इसमें, और वो कौन है? वॉच, हेल्पिंग वर्ब। उसकी स्टडी नहीं हुई सर। अब जरा इस वाज के बारे में भी तो देखें, तो आइए वाज के बारे में देखने के लिए चलते हैं। वाज को हमने रखा है हेल्पिंग वर्ब की फैमिली में। बड़ा खूबसूरत, बड़ा शानदार ये परिवार है हेल्पिंग वर्ब, जिसके अस्थाई 3 सदस्य हैं, जिसमें पहले भाई साहब का नाम है प्राइमरी वर्ब, दूसरे भाई साहब का नाम है मॉडल्स, और तीसरे का नाम है मार्जिनल वर्ब। देखिए मार्जिनल वर्ब को
कहीं कहीं सेमी मॉडल्स भी लिखा जाता है। उसके बाद हुआ ये कि क्लासिफिकेशन के अंदर पकड़े में आ गए प्राइमरी वर्ब जी। इनको दे दिया गया 3 फैमिली। पहली फैमिली का नाम रखा गया वर्ब टू बी। कुछ मेंबर इसके साथ आ गए, ये पहली फैमिली इनकी। दूसरी फैमिली इनकी थी वर्ब टू डू, और तीसरी फैमिली थी इनकी वर्ब टू हैव। यानी कि प्राइमरी वर्ब को 3 डिपार्टमेंट्स में बांट लिया गया। आइए अब इन 3 डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लेन किया जाए, इनको भी देखा जाए। गजब की जानकारी मिल रही है इन छोटे छोटे बातों से। मुझे तो बहुत सुकून मिलता है जब मैं ग्रामर को बहुत डेप्थ में ले जाके पढ़ाने की कोशिश करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई साहब, क्योंकि यहां मैं ब्लैकमेल नहीं करता किसी को, यहां हम लोग जेन्युइन जानकारियां लेते हैं। वर्ब टू बी में आते हैं इस, आर, एम, वॉच और वर। वर्ब टू डू में आते हैं डू, डच और डिड। और वर्ब टू हैव में आते हैं हैव, हैज और हैड। ये हंसता खेलता परिवार प्राइमरी वर्ब का है। जब आप इसे काउंट करेंगे तो 3, 3 6 और 5 11। प्राइमरी वर्ब की काउंटिंग में कितने आतंकवादी आए, रियो सांभा। कितने हेल्पिंग वर्ब थे, सरदार 11। कितने हेल्पिंग वर्ब थे, 11। अच्छा, ये बात है, 11 हेल्पिंग वर्ब है प्राइमरी वर्ब में। चलो नेक्स्ट। अच्छा ना लगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, अच्छा लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। अच्छी क्लास आप ले रहे हैं, इसमें अच्छा ना लगने की कौन सी बात है। क्या कमी रह जाएगी मेरे लाड प्यार में जो आपको ये क्लास अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा लगेगा। चलो मॉडल्स में सुंदर सुंदर शब्द हैं, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड। बड़ा मजा आता है पढ़ने में ऐसे। मे, माइट, मस्ट, ought to, ought to, ought to। ये हमारे मॉडल्स हैं। फटाफट काउंट कर लेते हैं कितनी है इनकी संख्या। तेरे को मैं व्हाइट से बनाने का, व्हाइट से बनाऊंगा। कौन से कितने 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 मॉडल्स हो गए भाई इसमें, गिनती करो फटाक से कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सरदार 10। ओके, टोटल हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं, 24। 11 और 10 21। अब आते हैं मार्जिनल वर्ब के बारे में। मार्जिनल आ रहा हूं मैं, कौन कौन है, निड, डेयर, यूज्ड टू। कितने हैं, 3। टोटल काउंटिंग कितनी हुई, 24। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब की फैमिली है। टोटल हेल्पिंग वर्ब यही है। ओके सर, जरा बैक चलना। वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है। अगर ये एक हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी बिलोंगिंग हेल्पिंग वर्ब के किस फैमिली से है, प्राइमरी वर्ब से। ओके, तो आप ये कहेंगे कि सर
वॉच के बारे में समझाइए ना। कहूंगा बिल्कुल समझाऊंगा, अभी समझा दिए देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वॉच के बारे में समझाया, हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब में इसकी बिलोंगिंग थी प्राइमरी वर्ब के साथ। ओके सर, प्राइमरी वर्ब में भी ना 3 यूनिट है, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव। ये वर्ब कहां से आया? वर्ब टू बी से आया सर, ये वर्ब टू बी से आया। तो इसके नामकरण में कर दो कि प्राइमरी वर्ब में वाज की बिलोंगिंग है वर्ब टू बी। अगर कभी जरूरत पड़ गई आपको, अगर आगे एक टर्म आएगा, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, जब हम कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि 12th क्लास का एक हैवी, एक अच्छा नंबर देने वाला टॉपिक है 12th क्लास इंग्लिश का। जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एक जगह जरूरत पड़ेगी इस इज आर एम वाज या वर्ब को वर्ब 4 करने की। एक जगह जरूरत पड़ती है इज आर एम वाज वर्ब, इनमें से कोई भी एक दिया रहे तो ये कहा जाता है कि आप उसका वर्ब 4 करो। मेन वर्ब रहता तो आप वर्ब 4 कर लेते, लेकिन यहां वर्ब 4 कैसे करेंगे? सर आपके हैं, आपके साथ सर बताएंगे। इनमें से किसी भी एक का वर्ब 4 करना हो अगर, तो इसकी उत्पत्ति है बी ग्रुप में, बी का वर्ब 4 कर दिया जाएगा, इसके वर्ब 4 के रूप में मिल जाएगा आपको बीइंग, इसके वर्ब 4 के रूप में आपको मिल जाएगा हैविंग, और इसका वर्ब तो मतलब ये हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी यूज होता है, मेन वर्ब में भी, तो वहां तो डूइंग होता है। तो जरूरत पड़ेगी तो इज आर एम वाज वर्ब के वर्ब 4 करने की जब जरूरत पड़ेगी तो पूछा जाएगा कि तू कहां से आया? बी, तो बी का वर्ब 4 कर दो बीइंग, ऐसी जरूरत पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की क्लास जिसमें आपने किसी सेंटेंस के अंदर घुसकर उसे मारने की कोशिश की, किसी सेंटेंस को आपने बखूबी समझने की कोशिश की। ऐसे 3 लेक्चर्स अभी और आएंगे। कल की क्लास में मैं आपको मॉडिफायर्स के साथ सेंटेंस एनालिसिस करके दिखाऊंगा। मॉडिफायर्स जो कि एक बहुत वेटेड टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 98 टुकड़े किए हैं, 98 पार्ट्स किए हैं। मतलब हम लीक से हटके चलना चाहते हैं। दुनिया जैसी चल रही थी, दुनिया जैसे चल रही थी वैसे अगर हम भी चलेंगे तो फिर हम दुनिया में कहीं खो जाएंगे, हमारी कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। देखिए, हर पतंग को पता है कि उसे एक दिन कचड़े में जाना है, हर पतंग को पता है कि उसे एक दिन कचड़े में जाना है, लेकिन पतंग की जिद ये है कि उससे पहले आसमान में उड़ के दिखाना है। हम चीजों को नए तरीके से पढ़ रहे हैं, हम हर चीज को एक मेन टॉपिक की तरह से डील करेंगे और उसे जितना हो सकता है एक्सप्लेन करेंगे, उसे उतना एलाबोरेट करेंगे, उतना ही ज्यादा उससे विस्तृत उसके ऊपर चर्चा करेंगे ताकि वो यहां छप जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में यही था। नेक्स्ट क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे और उस नेक्स्ट क्लास का जो मेन टॉपिक होगा वो होगा मॉडिफायर्स। चलो अच्छा लिखते हैं, स्कूल की राइटिंग में लिखते हैं, स्कूल चले हम। अगला टॉपिक होगा हमारा मॉडिफायर्स। इसी मॉडिफायर्स को हम एक और नाम दे सकते हैं, इसे कहा जा सकता है क्वालिफायर्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, कल आपको आनंद आएगा, वो आनंद आएगा जिस आनंद को आप डिजर्व करते हैं। ग्रामर नए तरीके से पढ़ने का जुनून अगर आपके पास है तो आप सही जगह पे हैं। ग्रामर की हर एक
तोड़ आपको मिलेगी यहाँ। बारीकियों को ध्यान में रखते हुए एक लंबी यात्रा आराम से चलेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखना होगा, स्पीड स्लो रहेगी। बहुत अच्छा में स्पीड स्लो रहती है। कितनी कमाल की बात कही है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो ये सारे लेक्चर्स कंप्लीट करते हुए चलोगे तब तो एक अच्छी ग्रामर की बुक बन पाओगे। मैं ग्रामर का विद्यार्थी नहीं बनाना चाहता आपको, मैं ग्रामर का लेखक बना देना चाहता हूं आपको। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर ग्रामर की बुक लिख देने की प्रतिभा हो, आप चलते फिरते ग्रामर की बुक बन के घूमते फिरे। इतनी जानकारी आपके दिमाग में हो ग्रामर को लेकर के जितनी मार्केट में बिकने वाली किसी बुक के अंदर ना हो। एंड आई विल प्रूव इट, मैं इसे साबित करूंगा अपने क्लास के माध्यम से। डे 1 की क्लास से डे 100 की क्लास तक अगर आप मेरे साथ जुड़े रह गए तो कमाल हो जाएगा। यू विल बी अ बेस्ट ग्रामर बुक, यू विल बी अ ग्रामर स्कॉलर एंड यू विल बी अ रिसर्चर ऑन ग्रामर। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले क्लास में एक अलग एनर्जी लेवल के साथ। अगर आप इस चैनल ने आपको कुछ सिखाया, अगर आप कुछ सीखे सच में यहां आने के बाद, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू। उम्मीद है आपके कमेंट्स के प्रतीक्षा में आपका शिक्षक। थैंक यू वेरी मच।